बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक की, और वो कॉप 28 है। और देखते हैं जी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको पता है कॉप 28 जो है वो अभी ख़त्म हुआ है 2 दिन पहले दुबई के अंदर। तो इसके की टेक अवेज जो है वो लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातचीत की गई और ओवरऑल ये कॉन्फ्रेंस कैसी रही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो जो यूएन की जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी ये कब होती है? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होती है। ठीक है जी, यानी 30 नवंबर को स्टार्ट होती है और 12 दिसंबर 2023 जो है उसका लास्ट डे होता है, और ये दुबई के अंदर होती है। और ये उसकी जो है पिक्चर है, और यहाँ पे ये इसके सदर साहब खड़े हैं जिनकी सदारत में जो है वो अल जबर साहब उनकी सदारत में हुई। अब अगर हम इसका ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए ये 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी। यानी कि कॉप 28 का मतलब ये है कि भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की जो पार्टीज की कॉन्फ्रेंस थी ये 28वीं थी, 28 सेशन था। और कॉप 28 ये हुई कहाँ पे? दुबई के अंदर हुई। ठीक है, और नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक ये हुई है। और इसका पर्पस क्या था? एड्रेस करना ग्लोबल क्लाइमेट के कंसर्न्स को, यानी ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसके जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना। और ये हर साल होती है। अब ये कब से होती है उसको अगर हम देखें तो ये हेल्ड हो रही है जी एनुअली 1995 से, 1995 से हो रही है। तो उसका मतलब पहली जो थी वो कब हुई? 1995 के अंदर हुई। कहां पे हुई जी? बर्लिन जर्मनी के अंदर ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। और अब ये 28वीं कहां पे हो रही है या हुई है? वो हुई है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। इसमें से 1995 से लेके 2023 तक सिर्फ ये 2022 की जो कॉन्फ्रेंस है ये कोविड की वजह से जो है वो यानी कि इस तरह से नहीं हो सकी। उसके अलावा जो है बाकी सारी कॉन्फ्रेंसेस इसी तरह से हुई हैं। अब उसमें अगर हम देखते हैं तो ये तीसरी बार किसी ऐसे कंट्री में हो रही है जो किसी ओपेक कंट्री पे हो। ठीक है, यानी ओपेक वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट के रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, क्योंकि ओपेक कंट्रीज वो हैं जो तेल पैदा करने वाले हैं, ऑयल एंड गैस पैदा करने वालों का ये पूरे के पूरे कंट्रीज की जो है कमेटी बनी हुई है ओपेक की। तो इससे पहले ये कतर ने होस्ट की एक बार 2012 के अंदर, फिर इंडोनेशिया ने होस्ट की 2007 के अंदर। ठीक है, और अब जो है 2023 के अंदर दुबई जो है इसे होस्ट कर रहा है, दुबई ने इसे होस्ट किया। तो ओपेक कंट्रीज नॉर्मली उनके पास जब भी ये जाती है तो जो सिविल सोसाइटी है खास करके वो काफी ज्यादा शोर करती है कि भाई जो कंट्रीज सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के, कार्बन इमिशन के, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, आप उन्हीं को होस्ट करवा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो ये काफी ज्यादा ये भी क्रिटिसिज्म में रही है दुबई की जो है। अब अगर इसमें बात करते हैं तो 70,000 के करीब जो है वो क्रेडेंशियल्स वगैरह इसके अंदर आए हैं, 70,000 कॉप 28 में। और सिर्फ ये जो थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसके अलावा जो ब्लू जोन के अंदर थे, यानी जो जिन्होंने इसको जो है वो डील किया या जो बाकी लोग इसमें शामिल थे, 4 लाख के करीब जो उसको पूरे के पूरे इवेंट को देख रहे थे, होस्ट कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, या जो मीडिया ऑर्गेनाइजर्स वगैरह ये सारे जो है वो 4 लाख वो थे। तो आप अंदाजा कर लें ये किस लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है और किस लेवल पे जो है वो दुबई में वर्ल्ड अफेयर्स की गैदरिंग हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉप, के एक्चुअली में कॉप क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कॉप क्या है, तो कॉप क्या है जी? कॉप है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि इसको कहा जाता है UNFCCC, 3 बार, सी से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जो फ्रेमवर्क्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन दुनिया के अब्बू जी हैं। ठीक है, दुनिया की रिस्पांसिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। जब अंग्रेजों ने इन्हें बनाया था 1948 के अंदर, ठीक है, तो इसी पर्पस के तहत बनाया था कि भाई अब जो है वो, सॉरी 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ठीक है, तो उस टाइम जब इसे बनाया था तो पर्पस एक ही था कि इसको क्या किया जाएगा, इसके थ्रू दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा, दुनिया के मामलात जो है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके जो मसले मसाइल हैं उसको हैंडल किया जाएगा। तो यूएन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, यानी एक ऐसा फोरम है जहां पे सारे जमा होते हैं। अब 21 मार्च 1994 को जो है, अब ये कॉप बता रहा हूं कॉप क्या है। 21 मार्च 1994 को 197 कंट्रीज ने जो है इस कन्वेंशन को साइन किया। ठीक है, 197 ममालिक ने 1994 में यूएन की कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको साइन किया, क्लाइमेट के इशू को, कि भाई यहां क्लाइमेट एक ग्लोबल इशू बनने जा रहा है और दुनिया के लिए मसला है। तो उसको जो साइन किया 197 कंट्रीज ने, रेक्टिफाई किया, तो उसको क्या कहा जाता है? वो सारी पार्टीज थी तो उसको कहा जाता है सीओपी। और अब ये सीओपी क्या है? एक्चुअली में सीओपी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये जो कन्वेंशन है सारे का सारा जो 197 कंट्रीज का है, सारे इसके मेंबर हैं, यानी 197 मेंबर है, सारी बातें साइन किया तो मेंबर ही है। तो 197 मेंबर्स जो हैं इनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको हम कहते हैं कॉप।
तो कॉप बेसिकली क्या है? कॉप जो है वो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट के ऊपर जो कमेटी है, जो कन्वेंशन है, सादे अल्फाज में कन्वेंशन या ट्रीटी हम इसको कहते हैं, जो लीगली बाउंड होती है। यानी इसकी जो बातें हैं, जाहिर बात है वो लीगली बाउंड है, हर मुल्क को माननी पड़ेंगी। अगर वो नहीं मानेगा तो उसके ऊपर पाबंदियां लगेगी, क्योंकि उन्होंने खुद साइन किया ना। एक बंदा खुद साइन करे और बाद में मुकर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, समझ रहे? तो ये कन्वेंशन है, ये बाउंड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है माने ना माने, जो फैसले होते हैं तो आपको मानने पड़ते हैं, आप खुद हिस्सादार हैं उसके अंदर। और ऑल पार्टीज जो हैं, ये सारी की सारी जो पार्टीज हैं वो इसके अंदर कॉप के अंदर मेंबर हैं। यानी ये जो 197 मेंबर जिन्होंने 1994 में से मिलके साइन किया था। गो कि दुबई जो है वो बाद में इसके अंदर जो है शामिल, यूएई सॉरी जो है वो बाद में इसके अंदर शामिल हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ की टेकअवेज लेते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुआ, इसकी प्रेसिडेंसी को लेके, वो जो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि कॉप 28 में जो प्रेसिडेंसी जो थी, जो प्रेसिडेंट साहब थे अल जबर साहब, उनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर भी हुआ था। और दूसरा सबसे पहले जो है वो इनकी जात के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म हुआ। एक तो दुबई के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई दुबई खुद जो है वो ओपेक कंट्री है, आप इसको क्यों दे रहे हो? ये सदारत जो है वो यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, दुबई तो खैर उनका स्टेट है, तो आप मुत्तहिदा अरब अमारात सॉरी को क्यों दे रहे हो ये? ठीक है, आपको नहीं देना चाहिए। और इसी वजह से जो है फिर ये जो अल जबर साहब है, ऊपर से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। एक तो दुबई ओपेक कंट्री, ऊपर से जिस बंदे को इसकी सदारत दे दी वो खुद बंदा दुबई की सबसे बड़ी जो दुबई अबू दुबई नेशनल ऑयल कंपनी है, ठीक है, एडनॉन, उसका सदर है, सीईओ यानी कि मालिक है। तो फिर आप अंदाजा कर लेंगे, फिर क्रिटिसिज्म तो होना ही था कि एक तो ओपेक कंट्री, ऊपर से जिस बंदे को सदर बनाया हुआ है वो खुद सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक है, तो क्यों अपना नुकसान करना चाहेगा? और इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो इसी क्रिटिसिज्म को लेके 99 मेंबर्स जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के और 34 यूएस के सेनेटर्स जो हैं, इन्होंने खत लिखे हैं अपने सदर को। यानी जो यूएस के एम्बेसडर्स हैं इन्होंने अपने सदर साहब को लिखे, और जो 99 मेंबर्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने यूरोपियन कमिश्नर जो है उसको, उर्सुला वॉन डी लेऑन जो है, इनको लेटर लिखे कि भाई हम आप कोशिश करें कि ये यूए से यहां से चला जाए, यूए विड्रॉ कर दे, हमें ये पसंद नहीं है। गो बाद में फिर जो है वो इसके ऊपर जो है इशू रिजॉल्व हो गया। यानी लेकिन ये इसका मतलब ये काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया कि दुबई को क्यों दी, ऊपर से इस बंदे की प्रेसिडेंसी में क्यों दी, दोनों चीजें क्रिटिसिज्म हुई। तो दुबई ने इसका रिस्पांस कैसे किया? गो कि ये तो आखिर में हुआ 12वें दिन, यानी कि दुबई ने जो है वो बताया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये काफी पावरफुल रिस्पांस था इसके जवाब में कि भाई आपने क्रिटिसाइज तो किया, मैं ओपेक कंट्री भी हूं, मैंने ऑयल डील्स भी की हैं इसके दौरान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी कमिटमेंट क्या है? तो यूएई ने क्या कहा? उसने कहा जी, यूएई ने प्लेज किया है, ये अहद किया है कि हम कार्बन जो इमिशन है उसको नेट जीरो पे लेके जाएंगे 2050। यानी इसका मतलब है 2050 तक कार्बन हम जीरो कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, कि कार्बन की जो इमिशन है वो सारी खत्म कर देंगे हम 2050 तक। ये यूएई पहला मुल्क है मिडिल ईस्ट का जिसने ये प्लेज लिया। तो ये फर्स्ट कंट्री है मिडिल ईस्ट का जिसने ये प्लेज लिया है, ये अहद किया है। और पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली ये इसने ये बात मानी है। यानी 21 सितंबर 2016 को ये पेरिस एग्रीमेंट का मेंबर बना। तो उस टाइम पे फिर इसने पेरिस एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि हमें जो है दुनिया को 1.5 पे रखना है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो कुछ प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए गए थे। अब अगर हम बात करते हैं कंट्री जो है यूएई, इसके साथ साथ मजीद क्या कर रहा है जी, 50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा क्लीन एनर्जी के ऊपर। अब ये भी इसने कहा 50 बिलियन डॉलर्स यानी 50 अरब रुपए खर्च करेगा। इसके साथ साथ उसने प्रॉमिस किया कि 50 बिलियन जो है वो 2030 तक जो है वो इन्वेस्ट होंगे। और नवंबर 2022 तक यूएई जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है ऑलरेडी। यानी अब तो 2023 है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। 100 बिलियन डॉलर्स की क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ये साइन कर चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इसने काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया। और रिस्पांस कैसे दिया? अपने एक्शंस के थ्रू, बातों के थ्रू नहीं बल्कि एक्शंस के थ्रू दिया कि भाई मुझे आप बेशक क्रिटिसाइज करो, लेकिन मैं 2050 तक नेट जीरो कर दूंगा। और दूसरा ऑलरेडी जो है मैं काम कर रहा हूं, 2030 तक 50 बिलियन डॉलर की रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मैं चला जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इस समिट के अंदर पहली बार जो है वो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो शामिल किया गया। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक सादे अल्फाज में समझिए तो ये है कि भाई ये जो कॉप हो रहा है, इस कॉप को कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, कितनी ज्यादा कार्बन की इमिशन हो रही है, जो हमने तय किया था वो हो रहा है नहीं हो रहा। यानी ओवरऑल एक रिपोर्ट पूरी की पूरी, वो रिपोर्ट जो है सबमिट करवानी होती है कि भाई हो क्या रहा है, जो हमने किया या जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली एक कमेटी बनाई गई थी, तो इसको जो है ग्लोबल स्टॉक कहा गया, जो पूरे का पूरा डाटा अपने पास रखेगी। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था COP26 में, जो ग्लासगो के अंदर जो है ये कॉप हुआ था, उसके अंदर जो है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं जो हुई थी ग्लासगो के अंदर, उसके अंदर स्टैब्लिश किया गया था स्टॉक टेक को कि भाई ये हर 5 साल बाद रिपीट होगा, ये डाटा देगा 5 साल बाद कि भाई बताओ इन 5 सालों में हमने क्या किया, कितने जो है वो स्टेप्स हमने लिए, सब कुछ किया। तो अब इसको जो है उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। जब ये एग्रीमेंट होना था 30 नवंबर को, तो उससे पहले जो है 29 को ये इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इसमें 17 की फाइंडिंग्स की गई हैं। तो 17 में से यहां पे 4 जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो 17 की फाइंडिंग्स थी इस स्टॉक टेक की कि भाई दुनिया के अंदर जो COP 26 है इसका ये क्या रोल है, क्या जो हमने तय किया वो हो रहा है, नहीं हो रहा, किस लेवल पे हो रहा है, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, ओवरऑल एक रिपोर्ट। ठीक है, और रिपोर्ट के अंदर बात किसकी करनी थी, फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को कम किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज एक्शन का, उसमें यह कहा गया था कि भाई हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे और 2011 की जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली क्या कम करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली क्लाइमेट के जो असरात हैं उनको। ठीक है, तो 2011 की जो प्रोजेक्टेड वार्मिंग है वो ये रखी गई थी कि 21वीं सदी के इख्तिताम पे, अब जरा यहां मिक्स ना करिएगा, इस बात को जरा समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2016 के अंदर, उसकी बात नहीं कर रहा। उसमें यह कहा गया था कि भाई क्या करना है, आपने जो क्लाइमेट के एक्शंस हैं वो लेने हैं और हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो 2011 की रिपोर्ट का यहां हवाला दिया जा रहा है इस स्टॉक टेक के ऊपर। ठीक है, हवाला यह दिया गया कि 2011 में जब प्रोजेक्ट किया गया, यह अंदाजा लगाया गया ग्लोबल वार्मिंग को लेके कि 21वीं सदी के इख्तिताम पे ग्लोबल वार्मिंग कितनी होगी। तो यह कहा गया कि यह 3.7 से 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। ठीक है, यह 2011 में तखमीना लगाया गया। फिर COP 27 जो हुआ उसमें यह अंदाजा लगाया गया कि यह 2.4 से 2.6 तक जाएगी। इसका मतलब कम आया ना, पीछे हुआ, इसका मतलब फर्क पड़ा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो COP हो रहे हैं, पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इससे फर्क पड़ा है, ये बताना चाह रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी बातें जो हमने प्लेज की हैं, जो अहद किए हैं, अगर ये सारे अहद पूरे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शायद हम 1.7 से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थ को नीचे ले आए, इसकी गर्मी को ले आए, जो कि अभी जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम कह रहे हैं टारगेट रखा हुआ है, तो शायद यहां तक रह जाए। इसका मतलब यह है कि वाकई में जो COP 27 या COP 28 या जितने भी COP हो रहे हैं ये फायदेमंद हैं। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि इसका फायदा नहीं है, तो इसका फायदा है, पहले ये रिपोर्ट में कहा गया। दूसरी बात क्या रिपोर्ट के अंदर कही गई है, स्टॉक टेक के अंदर वो कहा गया कि सितंबर 2023 के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा, यानी कि हमने देखा कि भाई किस तरह से जो है गर्मी बढ़ी है, एक तो दूसरा गर्मी बहुत अपने हाई पे हुई, दूसरा उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 के अंदर जो टारगेट्स थे पेरिस एग्रीमेंट को लेके वो 50% चांसेस थे कि पूरे होंगे। और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से देखें कि क्या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर पहुंचेगा, तो इसके 67% चांसेस है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट रखे गए थे वो सिर्फ 50% पास होने के चांसेस हैं, ये कहा जा रहा है। और जो पेरिस एग्रीमेंट को से हट के अगर हम बात करें 1.5 डिग्री तक चला जाए या 2 डिग्री तक शायद चला जाए, तो उसके 67% चांसेस हैं कि शायद ये हो सकता है। और 2025 सबसे ज्यादा गर्मी वाला साल भी ये कह रहे हैं, या सबसे ज्यादा इमिशन वाला साल। उसकी वजह यह है कि उसके बाद चीजें रिवर्स होंगी, जाहिर बात है। फिर जो इन्होंने प्लेजेस किए हुए हैं, अहद किए हुए हैं, वो अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा, तो शायद कम हो जाए, लेकिन तब तक जो रहेगा। तीसरा इसके अंदर स्टॉक टेक के अंदर कहा गया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चाहिए हमें लिमिट करने के लिए 1.5 डिग्री या इसके अंदर अंदर ग्लोबल वार्मिंग को, अर्थ के टेंपरेचर को अगर हम इतना रखना चाहते हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, ये रिपोर्ट में कहा गया। और ये कहा गया कि भाई ये जो इफेक्टिव हो रही है इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रही है, यानी जो कॉप हो रही है, ये बहुत अच्छे हैं और इन कॉप को जारी रखा जाए और इनके जो टारगेट्स हैं और जो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट है उनको हम अचीव कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो ग्लोबल स्टॉक टेक में रिपोर्ट में बताई गई हैं। और अब ये 5 साल बाद होगी, यानी कि अब अगले 5 साल जब पूरे होंगे तो ये रिपोर्ट सामने आएगी, अपना काम करती रहेगी तब तक। उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ था जो ये सेशन, तो आपको पता है कि पहले ही दिन जो है लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसका एग्रीमेंट किया गया था। यानी पहले ही दिन बहुत जोश में आके इन्होंने ये कहा था कि हम लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे, तो दुनिया के जो कमजोर ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका जो नुकसान हो चुका है, लॉस एंड डैमेज, समझ रहे हैं ना, लॉस एंड डैमेज जो उनका हो चुका है, उससे हम ये जो पैसे हम यहां पे जमा करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर, उनका नुकसान इससे पूरा करेंगे, ये कहा गया। तो नवंबर 30 को 2023 को जब ये स्टार्ट हुई, तो उसमें लॉस एंड डैमेज फंड एक तो कहा गया कि हम रखेंगे और ये पुअर स्टेट्स के लिए होगा। और इस फंड को जो है वो कहा गया एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा जी, वर्ल्ड बैंक करेगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल इदारा है, तो जाहिर बात है वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उसको देखेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसको लगाएगा भी वो अपनी मर्जी से। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से ब्लैकमेल कर करके जिस जिस मुल्क को चाहेगा देगा, वरना नहीं देगा।
और साथ में इनिशियल जो प्लेज किया गया इसके अंदर वो 100 मिलियन का किया गया यूएई की तरफ से, यानी यूएई ने सबसे पहले ये कहा कि क्योंकि होस्ट कर रहा था, जाहिर बात है उसकी मेजबानी में था, तो उसने कहा $100 मिलियन मैं दूंगा इसमें जी। फिर पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स बोला, उसने कहा 75 मिलियन मैं दूंगा जी, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। फिर जो है वो 24 या 5 मिलियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा मैं दूंगा। फिर 10 मिलियन जापान ने कहा मैं दूंगा। और उसके बाद जो है वो ये 100 मिलियन जो है जर्मनी ने कहा मैं दूंगा। तो ये सारे ममालिक इन्होंने कहा, और ये तकरीबन 760 मिलियन के करीब कहा जा रहा है कि बन चुके हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे ममालिक इन्होंने कहा कि हम देंगे लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर, ठीक है। और अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड बना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसको लीड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको पता है एक ही है। तो वर्ल्ड बैंक की जो आईएमएफ की जो हेड हैं उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन शो की है, और काफी ज्यादा जो है क्रिस्टीनिया जॉर्जिया साहिबा जो है खुश हैं इस बात के ऊपर कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में उन्होंने एक दो बातें और भी ऐड की हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भाई आपने क्या करना है, ये कही का मतलब ये है कि समिट के अंदर ये बातें हो रही हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जो कार्बन प्राइसिंग है अब हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा, यानी जो जितनी कार्बन पैदा करे उसको उतना ही ज्यादा तगड़ा रगड़ा देना होगा, तब भी जाके ये कार्बन खत्म होगी, अदरवाइज वैसे खत्म नहीं हो सकती। और साथ में उन्होंने कहा कि जो एलिमिनेट करने होंगे फॉसिल फ्यूल्स की जो सब्सिडीज हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अगर हम कहें ओरिजिनल प्राइस 300 है, गो कि यहाँ पे तो हालात डिफरेंट है, लेकिन समझाना चाह रहा हूं। तो आपने सब्सिडी देके इसको 280 पे रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपए आप लोगों को मजीद इंकरेज कर रहे हो कि आप ज्यादा गाड़ी चलाओ, बजाय इसके कि आपको 20 महंगा करना चाहिए, ताकि जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी पैदल जाएं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी पैदल जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो ये कहना चाह रही हैं कि भाई आप जरा टाइट करें हालात को, और ये जो डीकार्बोनाइजेशन है ये तब भी होगी जब आप महंगा करेंगे इनको, जो सब्सिडीज दे रहे हैं वो ना दें, ताकि लोग इनको चलाना, इसको यूज करना छोड़ दें और इनके बदले में वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। अब जाहिर बात है जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर कोई क्या सोचता है, यार चार्जिंग वाली जो है ना बाइक या स्कूटी या कुछ तरह का कुछ ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं ताकि हमारे पैसे बचें। तो इसका मतलब वो चार्जिंग वाली फायदे की है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडीज हैं उसमें रिकॉर्ड मैंने बताया 2022 के हवाले से कि $7.1 ट्रिलियन जो हैं वो इस पे सब्सिडीज दी गई हैं। अब अंदाजा कर लें कि ये कितनी बड़ी सब्सिडीज हैं, जो 7.1 ट्रिलियन 7.1 खरब रुपया जो है, डॉलर सॉरी रुपया नहीं डॉलर जो है 2022 में दिया गया। तो इससे कितना नुकसान हो रहा है, तो अगर ये ना दिया जाता तो शायद लोग कम इस्तेमाल करते। तो गरीब मालिक तो खैर उनका तो रगड़ा निकलता। इसी तरह फिर मजीद अगर हम देखते हैं तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रेसिडेंट अल जबर साहब है इनकी स्टेटमेंट को भी मैंने अलग से जो है वो बताया हुआ आपको। तो उन्होंने भी जो फॉसिल फ्यूल्स को लेके कहा था, इसके फेज आउट को फेज डाउन को, कि भाई ये जो कोई साइंस इसके पीछे नहीं है कि हम जो है वो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज कम करेंगे तो जाहिर बात है क्लाइमेट खत्म होगा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये बात कही थी इन्होंने। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई आप तो एक तो डबल क्रिटिसिज्म, एक तो दुबई को क्यों दिया इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, ओपेक कंट्री है, दूसरा अल जबर खुद जो है वो एड नॉक के मालिक हैं उनको क्यों बनाया सदर, तीसरा ये कि उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इसका मतलब ये मैसेज गया कि ये करना ही नहीं चाहते। तो इससे क्या हुआ, और ज्यादा बददिली पैदा हुई। तो गो कि फिर बाद में इन्होंने अपनी बात के ऊपर जो है वो माफी की, उन्होंने कहा भाई कोई नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं साइंस की और ऐसा कुछ नहीं है, साइंस वाकई में है इसके पीछे, ठीक है। यानी जब इतना ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर डाला गया और वाकई में इन्होंने काफी खतरनाक बात की थी, और ये 3 दिसंबर को इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई फेज आउट के पीछे कोई कहानी नहीं है, इससे कोई गारंटी नहीं है कि मुल्क के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अच्छा, ओपेक सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने भी यहां पे फिर अपनी बातचीत की जी। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं जी 6 दिसंबर को उन्होंने जो है अपना ये बात कही है कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि आप प्रोहिबिट करें फॉसल फ्यूल की एक्सट्रैक्शन और सेल को, आपको प्रोहिबिट करना चाहिए इसकी इमिशन को। अब यहां पे इस बात को समझिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, यानी देखिए अगर वो ये कहते हैं कि आप जो है ना आपका फोकस होना चाहिए किस तरह से कार्बन को रिड्यूस करें या कार्बन इमिशन को खत्म करें, क्योंकि जब हम रिड्यूस करने की बात करेंगे तो जाहिर बात है यहां पे स्टेट की पॉलिसी आएगी, स्टेट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से रिड्यूस होगी, कितनी हमने ड्रिलिंग करनी है कितनी नहीं करनी। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि इसके फॉसल फ्यूल्स को जो है इसकी एक्सट्रैक्शन जो है निकालना छोड़ दो या इसकी सेल छोड़ दो, वो तो डायरेक्टली कंपनीज की रिस्पांसिबिलिटी बन जाएगी, तो वो उनके ऊपर सारा चला जाएगा। तो इसलिए आपने कहा कंपनीज के ऊपर ना डालो, आप मेहरबानी करके ये स्टेट्स के ऊपर डालो, और ये भी इन्होंने एक अच्छी बात कही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ एग्रीमेंट का, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया। जो 11 दिसंबर को ड्राफ्ट तैयार हुआ फाइनल, जिसके अंदर कुछ बातें की गई थी, तो वो 11 दिसंबर को उसमें कहा गया कि जो फॉसल फ्यूल्स का फेज आउट है उसमें बहुत कमजोर लैंग्वेज यूज की गई, यानी क्लियरली वाजे नहीं किया गया कि ये फेज आउट कब होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, और खास करके जो अम्ब्रेला ग्रुप का नाम दिया जा रहा है और अलायंस जो है वो स्मॉल आइलैंड जो था उनका जो एक पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने भी ये कहा कि आप जो कह रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट है, यानी कि उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर जो 11 दिसंबर को जो है वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, जिसको फिर बाद में दोबारा से उन्होंने किया था। फिर कंप्रोमाइज डील की बात की गई है, जब इसका फाइनल डे था, गो के 12 को फाइनल था, लेकिन अब फाइनल जो है इख्तितामी स्पीच थी 13 को,
तो 13 दिसंबर को फिर सदर साहब आए और सदर साहब ने यहां पे जो है अल जब्बार साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कंप्रोमाइज्ड डील है ये। अब ये बात उन्होंने एक जबरदस्त कही थी पहले भी, ठीक है, समिट के दौरान भी कही थी। उन्होंने कहा था बजाय इसके, क्योंकि देखिए हम आप सीएसएस कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि आप एक तयशुदा शेड्यूल के तहत चलते हैं, आपके पास पहले से स्पीचेस लिखी होती हैं, आपके पास पहले से जो है वो डेडलाइंस या सब कुछ लिखा होता है पहले से, और आपके जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो फॉरेन ऑफिस के अंदर हैं उन्होंने वो जाकर डिलीवर करना होता है एज इट इज, जो पहले से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वो जो सेशन के अंदर जाके जो बातचीत हो रही है, जो गपशप हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लिया जाएगा वो तो है ही नहीं, बल्कि वो तो पहले से, देखिए 12 तारीख को क्या स्टेटमेंट देनी है वो तो 12 तारीख की सुबह को ये पहले से लिख के ले आए हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो जब हालांकि 12 तारीख की स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए थी शाम को 4 बजे या शाम को 12 बजे, रात को 12 बजे, जब ये सारे के सारी कहानी हो जाती, तो यहां पे अलजबर साहब ने ये कहा कि आप प्लीज मेहरबानी करें, और ये जो आप पहले से तैयार होकर बैठे हुए हैं कि हमने ये स्टेटमेंट, हमने ये, यानी मुख्तलिफ मालिक की स्टेटमेंट्स अपनी अपनी थी ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है तो उन्होंने अपना स्टैंड रखा हुआ था कि भाई हमने इसे अगले 10 साल में खत्म करना है, 20 में खत्म करना है, या हर मुल्क का अपना अपना। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, आप पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत ना बैठें, मेहरबानी करें, हम यहां जो गपशप कर रहे हैं उस गपशप के अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट निकालें और ओपन रखें अपने आप को और फ्लेक्सिबल रखें, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन अवे है इसका एक प्रॉपर तरीका रखें, यानी ऑर्डरली होना चाहिए और इक्विटेबल मैनर में होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने ये कह दिया, ये यूरोपियन कंट्रीज जो पैदा नहीं कर रहे, या जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, उनको तो फायदा है, जाहिर बात है, और वो उन्होंने बहुत बड़ा सेट बनाया हुआ था वहां पे, ताकि जो है कंट्रीज उनके साथ एग्रीमेंट करें इस चीजों के, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है वो करे। तो इसके थ्रू इन्होंने फिर ये बात कही है कि भाई भागने की जरूरत नहीं है, अब आप इतने सालों से चीजों को चला रहे हैं तो अब हम कहें कि फॉसिल फ्यूल से भाग जाएं, ऐसा नहीं है, ये दुनिया की सस्टेनेबिलिटी है, हमें तरीके से यहां जाना है, यानी विड्रॉ करना है लेकिन हमें तरीके से जाना है। तो वो तब भी होगा जब आप फिक्स स्टेटमेंट्स नहीं देंगे बल्कि आप कंप्रोमाइज करेंगे चीजों के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो नेट जो हमने अचीव करना है 2050 तक नेट जीरो का कार्बन का, ये तब भी अचीव हो सकेगा जब आप कुछ बातों के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, वरना ऐसा नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये बात उन्होंने कही है और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर ये बात कही है उन्होंने। फिर उसके बाद लेट जो है बाद में एक रिलीज हुआ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उस टारगेट के हवाले से बातचीत की गई और इसमें ये कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे, ये अब इन्होंने यानी कि बयानिया जारी किया ना, बयानिया की बात कर रहा हूं कि ट्रिपल करेंगे ग्लोबल एनर्जी के रिन्यूएबल जो है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको ट्रिपल कर देंगे 2030 तक, कि अभी अगर 1% हो रही है तो 2-3 इसे 3% पे ट्रिपल कर देंगे 2030 तक, ये बात उन्होंने कही है। और जीरो और लो इमिशन टेक्नोलॉजीज जो है, इमिशन टेक्नोलॉजीज, उनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होंगे, ये बात में जो है उन्होंने फिर साथ में शामिल कर दिया। इसी तरह से फिर यहां पे एग्रीकल्चर के हवाले से बात की गई कि हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे और वो प्रैक्टिसेस करेंगे और साथ में आईटी को साथ में मर्ज करेंगे, ताकि जो है ये जो इमिशन है इसको रोका जा सके टेक्नोलॉजी के थ्रू। स्पेसिफिक मेजर्स जो है उसकी बात की गई है एग्रीमेंट के अंदर कि हम स्पेसिफिक मेजर्स क्या लेंगे, उनका हम फेज डाउन करेंगे, ठीक है जी। और अनबेटेड कोल जो है, ये जो बिल्कुल बेलगाम कोट है, कोल है, ये जो कोयला है, जाहिर बात है कोयला सबसे सस्ता है ना, और सबसे ज्यादा इस टाइम पे चाइना इमिशन कर रहा है कोयले की, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि कोयला सस्ता है तो पूरी दुनिया कोयला इस्तेमाल कर रही है, और कोयला सबसे बड़ी वजह है कार्बन की, क्योंकि देखिए कोयला जलेगा तो कार्बन ही पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, कोयले को रोकें, इसकी ये जो बेलगाम इस्तेमाल है इसको हम रोकेंगे, ठीक है, और रिड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ उनका मीथेन की जो इमिशन है इसको भी हम रिड्यूस करेंगे मुल्क दुनिया के लेवल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जी कार्बन कैप्चर के हवाले से बातचीत की गई है कि हम किस तरह से कार्बन को कैप्चर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे और जीरो इमिशन की तरफ हम जाएंगे, और उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ये भी स्पेसिफिक मेजर्स लेने की बातचीत की गई है। अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑन एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है ओवरऑल COP 28 के बारे में, जो कुछ बाहर के जो यानी सिविल सोसाइटी या जो बाकी थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं की गई फेज आउट के हवाले से। यानी ये कहा तो गया कि हम 2050 के अंदर जो है वो जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, एकदम से तो नहीं जाएंगे, जाहिर बात है एक पूरा पैटर्न होगा ना कि 2030 तक कितना होगा, 2035 तक कितना, कैसे जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ये रखा गया था, ये तो टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के अकॉर्डिंगली
कि हमने इस तक करना था, लेकिन अब ये कहां चीजें जा रही हैं, तो इसलिए इसके ऊपर जो है फेज डाउन के ऊपर या फेज आउट के ऊपर कुछ ग्रुप्स जो है या सिविल सोसाइटीज वगैरह जो है उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कंसर्न शो किया अपने जो है वो क्लियर फाइनेंशियल प्लान एक तो नहीं दिया, इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि किस तरह से जो है गरीब मुल्क इसको आगे लेके चलेंगे या बाकी ममालिक करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे इस ट्रांजिशन में अपना हिस्सा डालेंगे। अब इसमें पाकिस्तान के एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमने तो सुन लिया, मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्लान है इसके पीछे, कैसे पाकिस्तान जो है ना इन चीजों से बाहर निकलेगा। पाकिस्तान तो नहीं निकल सकता, पाकिस्तान तो पैसे फिर लगते हैं, आपको पता है, जाहिर बात है पैसे हैं ही नहीं पाकिस्तान के पास। फिर क्वेश्चन किया गया इंक्लूजन ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के ऊपर कि आप ये कह तो रहे हैं कि हमने कार्बन की कैप्चर करनी है, ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल साइंस का एक पूरा टॉपिक है, और साथ में हमने इसकी स्टोरेज करनी है, तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जाहिर बात है, और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, और गरीब मालिक का प्रॉब्लम है, तो गरीब मालिक कहां से पैसा लाएंगे। इसका मतलब इसका भी आपने जवाब नहीं दिया, ये गलत बात है, ये भी कहा गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहां पे अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिक एम्फेसिस दिया गया पब्लिक हेल्थ के ऊपर, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ के हवाले से यहां पे पहली बार जो है वो COP 28 के अंदर बातचीत की गई है, और हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने अपील की है फॉसिल फ्यूल के फेज आउट की, कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, खास करके 46 मिलियन हेल्थ प्रोफेशनल्स ने जो है लेटर्स लिखे हैं प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबर साहब को, 46 मिलियन ने, कि भाई आप जो है इसके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असरात हैं, तो आप इसको खत्म करें, फेज आउट करें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी कॉल फॉर एक्शन की बात की है कि इसके अवाम पर बहुत ज्यादा असरात पड़ रहे हैं, इसलिए आपको इसे जो है वो खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि लोगों की वेल बीइंग के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपको इसे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको खत्म करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। एस्टिमेट कॉस्ट जो बताई है उन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो आ रही है इसकी, वो है 580 मिलियन की, 580 बिलियन की, यानी 580 अरब डॉलर जो है वो खर्चा आ रहा है इस क्लाइमेट की वजह से, हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं वो, और खास करके गरीब मालिक, और अगले 2030 तक का ये एस्टिमेट लगाया गया है। अब चैलेंजेस क्या हैं, अब COP 28 तो हो गया, अब सवाल ये है कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंज नंबर पहला ये है कि ग्लोबल फाइनेंस कहां से आएगा, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस जो है वो अनसपोर्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कि इतना पैसा कहां से आएगा जो इन सारी चीजों को 2050 तक लेके जाएगा और जीरो एमिशन के ऊपर हम जाएंगे। इसका मतलब इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, जो 100+ कंट्रीज हैं, ठीक है, वो इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि वो ट्रिपल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे इसका जवाब नहीं दिया गया, ये प्रॉब्लम है। तीसरा, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेंगे और उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको और उनके ऊपर जो उनका कर्जा है वो ऑलरेडी क्लाइमेट की वजह से बढ़ रहा है। हर साल क्या होता है जी, सैलाब आ जाता है, पाकिस्तान के हिसाब से बात कर लें, अर्थक्वेक आ गया कोई ना कोई, तो इसके के तौर पे इनके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, दुनिया में जंगें हो रही हैं और उन जंगों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गरीब मुल्क तो गरीब ही हो रहे हैं, वो अमीर तो हो नहीं रहे। तो ये जो गरीब मुल्क हैं इनमें जो इंटरेस्ट रेट है एक तो वो बढ़ रहा है इस कर्जे के ऊपर जो उन्होंने IMF से या वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है या बाकी इदारों से लिया हुआ है, और ये डेट बर्डन का शिकार हैं। तो इनके लिए क्या जो है वो प्लान दिया गया, कोई नहीं, इसका आंसर नहीं मिला, इसका मतलब ये भी जो है वो बेकार है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं जी, वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्लोबल जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कम किया जाए किसी तरह से, ताकि जो गरीब मालिक हैं ये इसमें हिस्सादार बन सके, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनके पास वो पैसे ही नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू वो जो है इसको काम कर सकें। और तीसरा, इसमें जो एम्फेसिस दिया गया वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, लेवरेज उसको दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, तो फॉसिल फ्यूल्स को तो स्टेट रन कर रही हैं, यानी वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर है कि मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी जो है वो इसके थ्रू रन हो रही है। तो मिडिल ईस्ट को कौन रन कर रहा है, जाहिर बात है स्टेट्स। इसी तरह से वेनेजुएला हो गया या बाकी हो गया, तो ऑयल एंड गैस सारे का सारा किसके कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में है। कंपनीज जो है वो लोगों के कंट्रोल में हो सकती हैं, ऑयल एंड गैस स्टेट के कंट्रोल में है। तो अब उसके बदले में जब आप उसकी मुतबादिल देना चाह रहे हो, तो आपको स्टेट को चाहिए कि स्टेट जो है वो इन्वेस्ट करे, बजाय इसके कि आप प्राइवेट सेक्टर को कहो। और यहां पे पाकिस्तान के लिए भी काफी मुश्किलात हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही, तो यहां पे कैसे पाकिस्तान इसको मैनेज करेगा। तो पाकिस्तान एनर्जी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है जी, पाकिस्तान की कोशिश है कि मिटिगेट किया जाए किसी तरह से, और जो रियल रिस्क है उसको कम किया जाए, और किस तरह से जो कॉस्ट है कैपिटल का, जो इनिशियल इंस्टॉलमेंट होती है, पैसे लगाए जाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, वो कम किया जाए, और मोबिलाइज किया जाए डोमेस्टिक और प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह से FDI के अंदर, ताकि वो क्लाइमेट के अंदर इन्वेस्ट करें और क्लाइमेट के चैलेंजेस पाकिस्तान को खत्म, और पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है,
यानी टॉप 7 में आप बात करें तो पाकिस्तान आता है जहां पे उसे क्लाइमेट के इश्यूज हैं। और रिमूव किए जाए बैरियर्स जो है वो ग्रीन फाइनेंस से, यानी जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे जो बैरियर्स हैं वो पाकिस्तान को खत्म करने चाहिए। अब एट द एंड अगर हम लुकिंग अहेड की बात करते हैं तो अब COP28 तो हो गया, ठीक है, तो अब कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी जो है इसके लिए एक बनाने की जरूरत है। अब कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हर मुल्क को बनाने की जरूरत है, उस कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं और रिमूव किया जा सकते हैं बैरियर्स को। अगर चैलेंजेस पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि यहां पे जो है पाकिस्तान के अंदर जो कर्जा है वो तो बढ़ता जा रहा है, और कर्ज के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो क्लाइमेट के अंदर जो है किसी तरह से पैसे लगा सके। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस डबल ट्रिपल हैं। एक तो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, ठीक है, ऊपर से उस कर्ज के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट की वजह से, तीसरा पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से, चौथा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई सस्टेनेबल जो है आप ये कह सकते हैं पॉलिसी ही नहीं बन पा रही, पांचवा जो है पाकिस्तान को क्लाइमेट की वजह से सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ेंगे यहां पे। अब एट द एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट होगा COP29 जो होगा वो होगा अजरबैजान के अंदर, और इसके ऊपर भी काफी ज्यादा मजे की बात यह है कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई उसमें क्यों जो है वो आप COP29 अजरबैजान को दे रहे हो, क्योंकि अजरबैजान भी जो है उसकी ऑयल की प्रोडक्शन और ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड है वो अच्छे नहीं है, ये कहा जा रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे क्या अमल होगा। जब जैसे यहां पे अगर हम बात करते हैं COP28 के अंदर, तो यहां पे भी आपने देखा कि पहली बार जो है, इससे पहले तो दुबई ने कभी यूएई ने अलाउ नहीं किया कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो, लेकिन यहां पे प्रोटेस्ट भी अलाउ की गई थी लिमिटेड, क्योंकि वहां पे मोनार्की है, बादशाहत है, तो बादशाहत में आपको पता है उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को बताने के लिए कि भाई हम एक आजाद मुल्क है, उन्होंने जो है वो ये भी करवाया। तो एट द एंड आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसके चैलेंजेस को देखते हैं और ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन बहुत कुछ होने की उम्मीद नहीं है, यानी बहुत कुछ नहीं हो सकता लेकिन कुछ ना कुछ की उम्मीद है कि शायद जो है वो 2050 तक कोई ना कोई टारगेट पूरा हो जाए। अब जब नेक्स्ट COP होगा तो उसके अंदर मजीद जो है टारगेट रखे जाएंगे, देखते हैं वो क्या होंगे। तो ये ओवरऑल क्या रहा जी, हमारा COP जो है वो रहा है, तो उसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।